आइए, आज हमारी इस चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ फर्म की 4th क्लास है। और अब जो आज हमारी थ्योरी, हमने अभी तक 3 थ्योरीज की है। कौन सी थ्योरी की है? सबसे पहले हमने की नेट इनकम अप्रोच, फिर हम जिसमें हम ये मान के चलते थे कि केडी एंड केई कांस्टेंट है। फिर हमने सेकंड अप्रोच की नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसमें हम ये मान के चलते थे कि केडी एंड केओ कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने थर्ड अप्रोच की ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें हम ये मान के चलते थे कि ना तो डेट आ रहा है, ये भी चलो आने दो, ना तो डेट और ना ही इक्विटी कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों वेरी करेंगे। हाँ, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एकदम से बढ़ेगा। इन तीनों अप्रोचेस में टैक्सेस हमारे नहीं थे, ना तो फर्म्स को टैक्सेस देने होते थे और ना ही किसी इंसान इंडिविजुअल को टैक्सेस देने होते थे। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी थ्योरी आई जिसका नाम था एमएम थ्योरी। एमएम थ्योरी को बेसिकली हम दो पार्ट्स में करेंगे, एक MM1 और एक MM2। तो MM1 जो अप्रोच थी, MM1 और MM2, जो MM1 अप्रोच थी वो तो हमारी विदाउट टैक्सेस थी। लेकिन इन्होंने ये बाद में ये चीज मान ली कि कोई भी इकोनॉमी टैक्सेस के बिना चलनी बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने MM2 अप्रोच में टैक्सेस का इफेक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो विद टैक्सेस। तो उन्होंने MM2 अप्रोच में टैक्सेस का इफेक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। आज इस थ्योरी में हमारी 2 to 3 क्लासेस लग सकती है, कोशिश करेंगे 2 क्लासेस में खत्म करें। तो आज हम इसको करने जा रहे हैं MM थ्योरी, MM1 MM2 दोनों ही आज करेंगे। एक मिनट, ठीक है? तो आज हम दोनों ही थ्योरी करेंगे, MM1 भी MM2 भी, और उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। कल थोड़े से इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। श्रेया, आप लेट क्यों आते हो? और कोई मैसेज भी नहीं, कोई रिप्लाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए अब जल्दी से, अभी मैं आपको MM थ्योरी की कुछ एजम्पशंस लिखवाऊंगा, एडिशनल एजम्पशंस। ये एजम्पशंस मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसका ज्यादा समझ आपको कल आएगी जब हम इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस होंगे। आज तो हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैं इसके एजम्पशंस लिखवाने जा रहा हूं। तो लिखिए, सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखिए, फोर्थ थ्योरी MM थ्योरी। फिर उसके नीचे लिखिए एडिशनल एजम्पशंस ऑफ MM थ्योरी। पहले हेडिंग दीजिए MM थ्योरी, फिर उसके नीचे लिखिए एडिशनल एजम्पशंस ऑफ MM थ्योरी। ओके, लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखिए द फर्स्ट assumption, द कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, the capital markets are perfect and complete information and complete information and complete information is available अभी आप लिखेंगे सारी, मैं एक बार आपको अभी सारी लिखवाने के बाद डिस्कस भी करूंगा। is available to the investors अब कोई मैसेज नहीं व्हाट्सएप पे, यहां ध्यान दीजिए, to the investors free of cost. The capital markets are perfect and complete information is available to the investors free of cost. Okay, next लिखिए the securities are infinitely divisible. The securities are infinitely divisible. अभी सबके मतलब समझाऊंगा आपको। The securities are infinitely divisible. थर्ड लिखिए the investors
are rational and well informed about the risk return of all the securities. नेक्स्ट लिखिए, there is no corporate income tax. There is no corporate income tax. ब्रैकेट में लिखिए, however, this assumption was withdrawn. During the MM2 phase. Last लिखिए, the personal leverage, ब्रैकेट में लिखिए, debt taken in personal capacity या individual's name. Debt taken in personal capacity or individual's name. The personal leverage and corporate leverage, ब्रैकेट में लिखिए, debt taken in firm's name and corporate leverage, that is debt taken in firm's name. सर एक बार रिपीट करना दोबारा से ये वाला. मैं रिपीट कर देता हूं. फिफ्थ assumption आपकी लास्ट assumption है, the personal leverage, ब्रैकेट में लिखिए, debt taken in individual's name, ब्रैकेट क्लोज, and the corporate leverage, ब्रैकेट में लिखिए, debt taken in the firm's name. The personal leverage and corporate leverage. हाँ, personal and corporate. Are the same. अब बच्चों मैंने आपको 5 assumptions लिखवाई है. पहले इन 5 assumptions को समझते हैं, थोड़ा सा बेस बनाते हैं. हालांकि ये ज्यादा समझ में आपको आएगा जब कल मैं आपकी इसके लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कराऊंगा. बट समझते हैं इस सबने लिख लिए assumptions, क्योंकि मेरे को यहाँ पे चाहिए सबका दिमाग. श्रेय लिख लिया? लिख लिया सर. ओके, दिव्यांश आपने? हो गया सर. दिव्यांश, अच्छा इसका नेटवर्क कम है. निशांत आपने लिख लिया? हाँ जी सर. पहले समझते हैं कि एमएम ने बोला क्या. एमएम ने बोला कि एक कंपनी में डेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप अपनी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो हमारी सेकंड थ्योरी थी, एक बार बच्चों अपने रजिस्टर पे सेकंड थ्योरी की ग्राफ पे आइए. जो हमारा रजिस्टर था, जो हमारी सेकंड थ्योरी थी उसके ग्राफ पे आइए. क्या कुछ ऐसा नहीं बना हुआ? देखिएगा जरा. ये मेरा एक एक्सिस बन गई, ठीक है. ये मेरा हो गया केडी, ये मेरा हो गया डेट इक्विटी रेशियो. आप अपना मैच करना, क्या मैं सही बना रहा हूं? ये मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और मैंने कुछ ऐसा बनाया होगा केओ और केई. यही था मेरा नेट ऑपरेटिंग इनकम का ग्राफ. हाँ जी सर, यही था. अब देखिए इसमें हमने बोला क्या था कि पहले तो इक्विटी ही है हमारे उसमें, तो हमारा केओ केई इक्वल होएगा. फिर जैसे जैसे डेट बढ़ता रहेगा हमारा केओ फ्लैट रहेगा, क्योंकि कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होएगा केओ में, क्योंकि डेट सस्ता है, इक्विटी महंगी है, तो बेसिकली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो यही बात एग्जैक्टली सेम बोली है हमारे एमएम ने MM1 अप्रोच में, कि डेट हो या ना हो
जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहेगी। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कंपनी डेट ले या ना ले, दोनों की वैल्यू, एक लीवर्ड फर्म, लीवर मतलब जिसमें डेट है, एक लीवर्ड फर्म और जिसमें डेट नहीं है एक अनलीवर्ड फर्म, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये इन्होंने MM1 अप्रोच में बोला। लेकिन इन्होंने एक और बात बोल दी कि MM2 में कि जैसे ही टैक्सेस आएंगे, आप लोगों को पता है डेट पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं और इंटरेस्ट पे करने की वजह से हमारा टैक्स बच जाता है। तो इन्होंने बोला कि अगर किसी देश में, अगर किसी इकोनॉमी में टैक्सेस है तो उस कंट्री में डेट वाली जो फर्म है, डेट लेना बेनिफिशियल है, मतलब लीवर्ड फर्म ज्यादा बेनिफिशियल होगी, अनलीवर्ड फर्म कम बेनिफिशियल होगी। ये बात उन्होंने की MM2 अप्रोच। यहां तक समझ में आया बच्चों की नहीं आया? मतलब MM1 में उन्होंने बोला कि डेट लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। MM2 में उन्होंने बोला कि डेट लेना से वैल्यू बढ़ेगी फर्म की, डेट जो लीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और जो अनलीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू कम होगी। यहां तक बच्चों बात समझ में आई? उसका डायग्राम भी चेंज हो जाएगा, अभी मैं बनवाऊंगा, अभी मत बनाना। उसका डायग्राम भी ऐसा हो जाएगा कि KD तो कांस्टेंट रहेगा, KE हमारा बढ़ता रहेगा, लेकिन टैक्सेस की वजह से जो हमारा डेट का फायदा होएगा, इंटरेस्ट का फायदा होएगा, उसकी वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल की कम हो जाएगी और हमारी लीवर्ड फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी लीवर्ड फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले बताइए इतनी बात समझ में आई? यस सर। उन्होंने अब एक और बात बोल दी कि ये जो assumptions है, ये जो सिनेरियो है, मतलब लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा होना, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कम होना, ये जो सिनेरियो है ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि अभी आपने assumption लिखी, सेकंड assumption, फर्स्ट assumption पढ़ेंगे कि जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत रैशनल है, वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इस मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो दिमाग वाला बंदा है। ऐसा नहीं है कि घर से कोई भी उठ के इन्वेस्ट कर देगा। जिस बंदे को सब कुछ पता है, हर सिक्योरिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, तो अगर उसने एक कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं जो कि महंगे हैं, उसपे उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो इतना दिमाग लगा के दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेगा जिसपे डिविडेंड सेम मिलेगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, मान लो मैंने XYZ कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं 1 लाख के और मुझे एक साल में 10,000 डिविडेंड मिलता है, तो मैं कुछ ऐसी कंपनी का शेयर ढूंढ लूंगा जिसमें मेरे को 90,000 रुपए के शेयर पड़ेंगे और मेरा डिविडेंड मतलब 1 साल के बाद जो मेरी इनकम होगी वो सेम होगी। तो इससे क्या होएगा, जो फर्म की वैल्यू ज्यादा है वो लोग उसको बेचने लग जाएंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जिस फर्म की वैल्यू कम है उसके शेयर को खरीदने लग जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक टाइम के बाद दोनों फर्म, चाहे वो लीवर्ड हो चाहे वो अनलीवर्ड हो, वो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। मतलब ये जो सिनेरियो है लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा होने का और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कम होने का, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। मेरे हाथों को देखना, लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है, अनलीवर्ड की कम है। अब आप रैशनल इन्वेस्टर हो, अब आपको बोला गया है कि एक घर है जो आपको 2 घर के ऑप्शन दिए किसी प्रॉपर्टी डीलर ने, और उसने आपको बोला कि सर ये घर है 10 लाख का, ये घर है 15 लाख का, लेकिन दोनों से आपको रेंट 25,000 ही मिलेगी। आपने गलती से 15 लाख वाला घर खरीद लिया, ठीक है, सॉरी ऐसे ले लो कि आपके पास एक घर है 15 लाख का जिससे आपको 25,000 रुपए की रेंट मिलती है हर महीने। अब क्या हुआ कि किसी और प्रॉपर्टी डीलर ने आपको बोला सर मैं आपको 10 लाख का घर दिलवा देता हूँ और आपको रेंट जो आएगी वो 25,000 ही आएगी, तो क्या आप उस पर शिफ्ट करना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? सर लेकिन हमने तो ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट कर रखा है ना। कर रखे, मैं कह रहा हूँ खरीद रखा है। मेरे को बताइए कि आप उसको दूसरे में जाना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? बताइए। हाँ जी निशांत। निशांत क्या सर? मैं कह रहा हूँ तूने एक घर खरीदा 15 लाख का, तेरे को हर महीने 25,000 की रेंट आती है। अब तेरे को एक प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि सर आप इस घर को बेच दो 15 लाख का, 10 लाख का नया घर दिलवाता हूँ, रेंट 25,000 ही आएगी। तू करना चाहेगा ये कि नहीं करना चाहेगा? बोलिए। हाँ जी बच्चों, ऑब्वियसली कोई भी करना चाहेगा, क्योंकि अगर उसके 5 लाख रुपए बच रहे हैं और उसकी इनकम सेम आ रही है तो कोई पागल ही होएगा जो नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ पे, आपने एक कंपनी के शेयर खरीद रखे जिससे आपको XYZ इनकम होती है 1 साल के बाद, लेकिन आपको ये पता चला कि दूसरी कंपनी में कम पैसों में सेम इनकम हो रही है, तो क्या स्विच करना पसंद नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे। इससे क्या होगा,
जिसके वैल्यू ज्यादा है उसकी डिमांड कम होती रहेगी क्योंकि लोग उसमें से निकलते रहेंगे और वो कम हो जाएगी, और जिसकी वैल्यूज कम है उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, वो बढ़ जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की वैल्यू एक ही पे आ जाएगी, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इतनी बात समझ में आई? सर वो निकलना क्यों चाहेगा जब उसने ऑलरेडी 15 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो सिंपल वो सी बात बाद बताता में हूँ, निकलेगा ये तो मैं फिर। श्रेय इसको तेरे एग्जांपल से लेता हूँ, लेकिन इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है? इसको फॉलो नहीं करना। तो मुझे XYZ फीस दी तूने एफएम की, यहाँ पे नाम बतानी नहीं है कितनी फीस दी, तूने मुझे XYZ फीस दी है एफएम की, ठीक है? यस सर। अब तेरे को किसी ने बोला कि मैं बिल्कुल राहुल सर जैसा पढ़ा दूंगा और उससे 2000 रुपए कम लूंगा। नहीं सर, मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ चल, वेरी गुड यार, तो ये बात बोली, लेकिन कोई भी क्या कहेगा, ठीक है यार, अगर सेम ही पढ़ा रहे तो मैं अपने क्यों 2000 रुपए वेस्ट करूं, तो चलो मैं वहां शिफ्ट हो जाता हूँ। तो आपने मेरे से तो रिफंड ले लिया क्योंकि राहुल सर तो रिफंड दे देते हैं, मेरे से रिफंड ले लिया आपने, और आप पहुंच गए वहां पे, और वहां पे 2000 रुपए भी बचा लिए और अपना पर्पस भी सॉल्व कर लिया। तो क्या आपने कुछ गलत किया? नहीं, कोई भी ये करना चाहेगा, यस और नो? ठीक है ना सर? तो यही पॉइंट है कि जब मैंने एक शेयर खरीद रखा है, उससे मेरे को XYZ इनकम हो रही है, लेकिन मुझे पता चल गया कि दूसरी कंपनी का शेयर सस्ता है, इनकम सेम होगी, तो ऑब्वियसली मैं स्विच करना पसंद करूंगा। ठीक है? ओके, ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं आर्बिट्रेज। इस जो मैंने अभी आपको सिखाया है शिफ्टिंग वाला, इसको कहते हैं आर्बिट्रेज। और अगर आज हमारा जो मैंने सोचा है वो कंप्लीट हो गया, तो कल हम आर्बिट्रेज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए अभी हम अपना इसके बारे में लिखते हैं और बेसिक क्वेश्चंस को करते हैं। तो बच्चों, अब आपने एडिशनल असम्पशंस लिख ली, अब आप हेडिंग कीजिए MM1 अप्रोच। अब आप हेडिंग कीजिए MM1 अप्रोच, MM1 अप्रोच, ब्रैकेट में लिखिए विदाउट टैक्सेस। ओके, इसके आगे लिखिए बोलू। ओके, MM1 approach without taxes is nothing but an extension of MM1 approach without taxes, but it's nothing but an extension of net operating income approach, but an extension of net operating income approach which assumed that which assumed that which assumed that it is irrelevant how the capital of the firm is financed, how the capital of the firm is financed, as the value of firm as the value of firm of both the levered and the unlevered firm, as the value of firm both unlevered and levered will be, as the value of firm both levered and unlevered will be same, will be same। बच्चों यहां तक लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया क्या? लिख लिया। यस सर, यस सर। अब उसके नीचे आप ये वाला डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए MM1 के नीचे।
चलिए अब उसके नीचे लिख बना लिया सबने, बोलिए। हाँ सर निशान बना बना लिया। हाँ सर अब बना लिया। देखिए, अब इसके नीचे ना कुछ फॉर्मूले से पहले मेरे को लिखने देना, भी आप लोग लिखना। सबसे पहला तो देखिए बच्चों, इन्होंने बोला कि लीवर्ड फॉर्म जिसमें डेट है और अनलीवर्ड दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। देखिए सबसे पहले यहां देखना, वैल्यू ऑफ फॉर्म, पहला फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। अभी मत लिखना, अनलीवर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जिसमें डेट नहीं है। याद करिए, वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला होता था ईबीआईटी, दूसरे वाला अपॉन केओ। अब एक बात बताइए, जिस केओ अनलीवर्ड लिख दो, क्योंकि यू का मतलब अनलीवर्ड है, बीएफ यू का मतलब अनलीवर्ड है, बीएफ का वैल्यू ऑफ फॉर्म यू मतलब अनलीवर्ड, केओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यू मतलब अनलीवर्ड। एक बात बताइए, जिस फॉर्म में डेट नहीं है, जिस फॉर्म में डेट नहीं है, तो उसका केओ केई एक ही होएगा, यस और नो? तो केओ भी लिख सकते हो, यहाँ पे केई भी लिख सकते हैं, यस और नो? ठीक है सर। ठीक है ना, ये इससे आपकी वैल्यू ऑफ फॉर्म अनलीवर्ड की आ गई। फिर सेकंड फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यू ऑफ MM1 कर रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ लीवर्ड अनलीवर्ड सेम होगी, तो ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉर्म अनलीवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म लीवर्ड। ये बात समझ में आ गई बच्चों? क्योंकि डेट ही नहीं है इसमें, यस और नो? ठीक है सर। ठीक है ना। अब ये आ गया। अब केई निकालने का हमारा, इन्होंने बस एक नया, एक फॉर्मूला नया दिया, इन्होंने केई निकालने का फॉर्मूला अलग दिया, और इन्होंने बोला कि केई कैसे निकलेगा, केई इज इक्वल टू केओ प्लस केओ माइनस के डी इंटू डी अपॉन ई। ये एक नया फॉर्मूला इन्होंने दिया, के इज इक्वल टू केओ प्लस केओ माइनस के डी इंटू डी अपॉन ई। के ई, एक मिनट, दिख रहा है आपको ये नीचे तक? अब दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है बच्चों? हाँ सर। तो अब ये निशांत, ये सॉरी दिव्यांश, समझ में आया आपको? यस सर। और श्रेया आपको? ये सर विजिबल है सर, विजिबल है। हाँ, इसको एक बार नोट डाउन करिए। अभी हम MM2 लिखेंगे, उस थ्योरी, ऑब्वियसली थ्योरी अभी आपको थोड़ी समझ कम आ रही होगी, अभी आज इसके 5 क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप अभी इतना नोट डाउन करिए उस डायग्राम को, उस ग्राफ के नीचे। सर ये वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म में EBIT अपॉन KO इंटू KE है। नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा केओ जो है वही केई होएगा ना, क्योंकि अनलीवर्ड है। ठीक है नहीं तो वो। इज इक्वल टू लिखा है कि केई दे रखा होगा वो भी ले सकते हैं, केओ दे रखा होगा वो भी ले सकते हैं। अच्छा अभी एक। क्वेश्चन से करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, वो या मेरे ऐसे को। करो, रुको रुको हाँ रुको रुको रुको, इसको ऐसा करो, केओ का ऐसे स्टार बना दो और यहाँ लिख दो केओ विल अनलीवर्ड इज इक्वल टू केई ऑफ एन। अब सही है? हाँ सर। सर ये थर्ड अब वाले बताइए। में भी आपने सेम चीज ही कर रखी है, के इज इक्वल टू केओ वाली। ये वाली, यस यस सर। ये नया फॉर्मूला, या ये नया फॉर्मूला पहली बार आया है इस थ्योरी में, वो देख लो। ओके सर। लिख लिया सर।
लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट करें। हाँ जी बच्चों, लिख लिया? हाँ सर। ओके। यस सर, हो गया। अब आप लिखिए सेकंड हेडिंग MM2 विद टैक्सेस। MM2 विद टैक्सेस। एक बच्चों अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, थोड़ा सा मतलब 5%, थोड़ा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। जैसे ही एक फर्म जैसे ही इकोनॉमी में टैक्स आया और एक फर्म ने डेट लिया, तो डेट लेने से उसने इंटरेस्ट पे करना शुरू किया, और हम सबको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से हमारा टैक्स बचता है। टैक्स बचने की वजह से जो हमारे प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाते हैं, और एक लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फर्म से ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ डायग्राम देखना, अनलीवर्ड का तो सेम ही रहेगा जैसे था पहले, कि ये केडी है, ठीक है, मतलब ये अब देखना, ये के ओ है और ये है हमारा के। लेकिन अगर टैक्स से ला देंगे तो अब क्या होगा कि केडी तो कांस्टेंट ही रहेगा, के हमारा बढ़ेगा, और क्योंकि अब के बढ़ रहा है, केडी कांस्टेंट है, लेकिन टैक्स हमारा बच रहा है, तो सॉरी हाँ टैक्स हमारा बच रहा है, तो हमारा क्या होगा, केओ फॉल होने लगेगा, और इसकी वजह से जो हमारी लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू है वो बढ़ेगी और अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों? तो अब आप ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन लिखवा दूं और फिर मैं आपको डायग्राम बनवाऊं। बताइए, ये डायग्राम समझ में आया? हाँ जी बच्चों, ये यस डायग्राम सर, समझ में आ गया? आ गया सर। ओके, अब आप इंट्रोडक्शन लिखिए MM2 के नीचे। with the introduction of taxes with the introduction of taxes with the introduction of taxes in the economy, the value of levered firm the value of levered firm the value of levered firm will be higher than the value of unlevered firm then the value of unlevered firm the value of levered firm will be higher than the value of unlevered firm as the levered firm will get the benefit of as the levered firm will enjoy the benefit of tax saved tax saved tax saved on interest paid tax saved on interest paid tax saved on interest paid। बच्चों ये डायग्राम बनाइए जल्दी से, ये डायग्राम बनाइए MM2 के लिए।
ठीक है बच्चों, बना लिया? यस सर। अब इसका देखना कुछ, इसका थोड़ा सा अलग फॉर्मूले से यहां देखना, अभी लिखना मत। सबसे पहला वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, इसमें हमारे 2 फॉर्मुलेस नए हो जाएंगे, मतलब इनफैक्ट 3 फॉर्मुलेस। वैल्यू ऑफ फॉर्म अनलीवर्ड इज इक्वल टू EBIT, और क्योंकि अब टैक्सेस आ चुके हैं तो हम इसको 1 माइनस P करेंगे, ये पहली बार आया, अपॉन KO ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, KO ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू KE ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। अभी मत लिखना। सेकंड फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इसमें अलग होगी, तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ फॉर्म लीवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म, ये नया फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ फॉर्म अनलीवर्ड प्लस D is amount of debt and T is tax rate. D is amount of debt and T is tax rate. ठीक है, और एक और चीज लिखेंगे हम यहाँ पे, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म विल बी मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। मैं इधर ही लिखूंगा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म विल बी मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड। अब एक लास्ट KE कैसे निकलेगा? थर्ड फॉर्मूला, KE is equal to KO plus KO minus KD into D upon E into 1 minus P। देखिए बच्चों, इसमें एक नई चीज क्या दी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म निकालने का नया फॉर्मूला है। दूसरा हमने पहला चेंज यहाँ किया 1 माइनस P, और यहाँ पे भी किया हमने 1 माइनस P। जो हमारा नॉर्मल KE का फॉर्मूला हमने इससे M1 में किया था, उसमें 1 माइनस P यहाँ पे भी लिखा। जल्दी से इसको लिखिए, इसके बाद हम कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए तीनों फॉर्मूले। हटा दो बच्चों। नहीं सर, एक मिनट, वो थर्ड वाला लिख। ठीक है सर। सबने लिख लिया, तीनों ने लिख लिया? श्रेय, सर एक मिनट, दिव्यांश दोबारा ज्वाइन करने के लिए कह रहा है, उसको नेटवर्क अच्छा इशू हो रहा है। ठीक ठीक ठीक। श्रेय आपने लिख लिया? यस सर, हो गया सर। इसकी फोटो ना जिसने लिखा है एक बार ग्रुप पे भी डाल दो, अगर दिव्यांश का मिस हुआ आएगा तो वो ग्रुप से लिख लेगा।
तो अब हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं इसके, और आगे क्या दिव्यांश? दिव्यांश नहीं सर आ रहा है। अभी नहीं। हाँ आया नहीं क्या अभी ये? देखिए उसको क्या हो गया, बुलाओ उसको। चलो हम शुरू करते हैं, कोई नहीं वो देख ले। आइए बच्चों इलस्ट्रेशन 8.4 करें। तो आइए इलस्ट्रेशन 8.4 पढ़ते हैं। द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ईपीआई, लिख लीजिए 2,10,000 एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स 12% डेट इज 3 लाख, मतलब जो डेट है वो 3 लाख के है, जिसका केडी लिखता रहता हूं। ईपीआईटी इज 2,10,000, डेट इज 3 lakhs और केडी इज 12%। मैं पूरा क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूं। इक्विटी कैपिटलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ अनलीवर्ड फर्म, मतलब केई ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज 16%, टैक्स है 30%, काइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म बोथ द फर्म्स। अच्छा 30% टैक्स है और हमें वैल्यू मिला 16% ये है और टैक्स है 30%। तो बच्चों यहां देखिए बहुत ही सिंपल है, करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर दिया। सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी इनटू 1 माइनस टी अपॉन के ओ ऑफ अनलीवर्ड, और हमें पता ही है कि के ओ ऑफ अनलीवर्ड क्या होता है, इट इज इक्वल टू के ई ऑफ अनलीवर्ड। तो इसको लिखते हैं 2,10,000 इनटू 1 माइनस 0.3, और हमें पता है ना जैसे भी बताया मैंने के ऑफ अनलीवर्ड इज इक्वल टू के ऑफ अनलीवर्ड, तो इसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं के ओ ऑफ अनलीवर्ड। तो ये हो गया 0.16। तो आपकी अनलीवर्ड फॉर्म की कितनी वैल्यू आ गई, जल्दी से निकाल के बताइए मुझको। अनलीवर्ड फॉर्म की कितनी वैल्यू आ जाती है? 2,10,000 into 0.7, 2,10,000 into 0.7 डिवाइड बाय 0.16, तो आपके आ गई 918,750। ठीक है, हाँ जी, तो आपकी वैल्यू आ गई है ₹918,750। और अब हम क्या करेंगे, अब इससे निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म। ये तो हमारी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म आई है, ये तो हमारी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म आई है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी यस सर। सर मैं तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। क्या? मैं बाद में YouTube रिकॉर्डिंग देखूंगा, इसकी तो छूट गया मेरा। नहीं मैं डाल दूंगा, बट तेरा मिस नहीं हुआ कुछ भी यार, हमने कुछ नहीं लिखा हुआ? ही नहीं था तब। अच्छा लिखा ही नहीं, ठीक है सर। नहीं लिखा था, कुछ भी मिस नहीं हुआ था, मैंने पॉज ही कर रखा था वीडियो। अभी अभी ये फिर से बता दूं, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ फॉर्म अनलीवर्ड प्लस डी इनटू टी
तो हमारा क्या हो जाएगा 918750 प्लस डी कितना है 3 लाख इंटू टी कितना है 0.3, तो हमारा क्या हो गया 918750 प्लस 3 लाख इंटू 0.3 कितना हो गया 90,000। हाँ सर 90,000 और अब इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें 1008750। तो अब हमारी क्या आ गया 1008750। अब निशान एक बार दिव्यांश को समझाएगा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया। श्रेया आपको समझ में आ गया? यस सर। एक बार जल्दी से देखिए, दिव्यांश आप भी देखो, आपको समझ ही आ जाएगा, नहीं आता तो मैं एक बार रिपीट कर दूं। जल्दी से नोट डाउन करिए इसको और समझिए कैसे किया है। सर इसमें 12% तक का तो कहीं रोल ही नहीं आया। सर कोई रोल इसमें 12% का नहीं आया, हाँ इसमें भी कोई रोल नहीं आया, अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएगा। जल्दी से नोट डाउन करिए। दिव्यांश समझ में आया? आ गया सर। निशान हो गया आपका? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपने लिख लिया? जी सर। चलिए एक बार 8.6 क्वेश्चन पढ़िए, सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक बार 6 क्वेश्चन पढ़िए। तो क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है the two companies are identical except that A has debt of 10 lakhs and B has no debt। तो इसका मतलब A लीवर्ड हो गई, A एक लीवर्ड फॉर्म है और B अनलीवर्ड है। पहले आप क्वेश्चन को हमेशा शॉर्ट में लिख लीजिए। A का डाटा क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। A में डेट है 10 लाख का 10%। इससे क्या फायदा रहेगा आपको, बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। दोनों कंपनीज के हमें टोटल एसेट्स दे रखे हैं और 20% रिटर्न है, तो हम ईबीआईटी निकाल लेंगे। टोटल एसेट मतलब 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 20% रिटर्न है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि 20 लाख का 20% कितना हो गया 4 लाख। तो इसका मतलब हमारा ईबीआईटी दोनों कंपनीज का 4 लाख आ गया। ये चीज थोड़ी सी समझ में आ गई बच्चों? ये चीज समझ में आ गई श्रेय? जी सर। कि 20 लाख इन्वेस्ट कर रखा है और कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, तो 20 लाख का 20% 4 लाख हो गया। जी सर। आगे चलकर वो कह रहे हैं कि दोनों फर्म्स की वैल्यू निकालो एंड केओ निकालो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच मान के। अब आपके मन में आ रहा होगा सर तो नेट ऑपरेटिंग इनकम का है, और इन्होंने बोला कि बी लिमिटेड के लिए केई है 15%। बी लिमिटेड के लिए केई है 15% और टैक्स दोनों का दे रखा है आपको 30%। तो सर अब अब एक बात बताता हूं मैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कंपनी। हाँ देखिए बच्चों, इसने अंडरलाइन करिए आप, एक जहां पे इसने लिखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम,
अब ये क्वेश्चन में तो नेट ऑपरेटिंग इनकम मांग रहा है, लेकिन हमें टैक्स दे दिया, तो बेसिकली ये कह रहा है, और क्वेश्चन में लीवर्ड अनलीवर्ड की बात हो रही है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक हिंट है, मैं अभी लिखवाऊंगा भी आपको, ये क्वेश्चन एनओआई अप्रोच का नहीं है, ये एमएम अप्रोच का है। तो सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिखिएगा, तो उस पर लिखिए since in this question tax is given, since in this question tax is given, we will do it as per the MM approach and not NOI approach. We will do it as per the MM approach and not NOI approach. ठीक है बच्चे, शुरू करें? हाँ जी करें। शुरू करें क्या? यस सर। यस सर। देखिए सबसे पहले अनलीवर्ड से निकालेंगे, हमें पता ही है कि एमएम में सबसे पहले अनलीवर्ड का निकालते हैं वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड इज इक्वल टू ईबीआईटी, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, अपॉन केओ ऑफ अनलीवर्ड। हमें पता है कि ईबीआईटी दोनों का 4 लाख है, तो 4 लाख इनटू 1 माइनस 0.3, और हमें अनलीवर्ड का के ई दे रखा है, वही सेम होता है के ओ, अभी इससे पहले भी क्या, तो हमारा ये आ जाएगा 0.15, तो हमारी के वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म आ जाएगी 4 लाख इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.15, ये आ गई आपकी 18,66,666.6। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम निकालते हैं इसी से वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड लीवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड प्लस बी इंटू टी, तो वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड इज इक्वल टू 18,66,686 प्लस डेट कितना है 10 लाख इंटू टी कितना है 0.3, तो ये हमारा हो जाएगा 21 लाख बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई? यहां तक बताइए। ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा, पहले बताइए वैल्यू ऑफ फर्म समझ में आ गई दोनों की, लीवर्ड की भी और अनलीवर्ड की भी? यस। पहले इतना नोट डाउन करिए, उन्होंने केओ भी मांगा है, ओवरऑल कॉस्ट भी मांगी है, वो भी निकाले कि दोनों का, पहले इतना नोट डाउन करिए। लिख लिया बच्चों? यस। अब देखिए उन्होंने मांगा है दोनों की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालनी है, तो देखिए अनलीवर्ड फर्म का तो केओ इज इक्वल टू के, एक क्वेश्चन को पढ़ेगा, फाइंड आउट द वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमें पता ही है कि अनलीवर्ड का तो जो केओ होता है वो ही के होता है, तो लिखते हैं केओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म कैसे निकलेगा हमें पता ही, हम लिखेंगे KO of unlevered is equal to KE of unlevered is equal to 15%। ये तो काम ही खत्म हो गया, लेकिन हाँ लीवर्ड का हमें निकालना पड़ेगा, KO of लीवर्ड फर्म हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें बहुत इजी सिंपल सा फॉर्मूला आता ही है, हमें वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, अभी भी सीखा हमने, EBIT into 1 minus T upon KO, ठीक है ना। ये लीवर का निकालना है तो दोनों के आगे लीव एल लगा दिया।
अभी हमने वैल्यू ऑफ फर्म की वैल्यू निकाली लीवर्ड की, कितनी आई है वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड की? 21,66,666 और ईबीआईटी कितना है? 4 लाख और 1 माइनस 0.3, तो हमारे पास केओ आ गया। इस केओ को यहां ले जाइए, आपका काम ही हो गया। कितना आएगा ये? 4 लाख into 0.7 divided by 2166666, तो ये आ गई 12.92%। 12.92%। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? श्रेय को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, मेरे को तो आ गया। और दिव्यांश को? आ गया सर। और निशांत को? आ गया सर। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया बच्चों? हटा दो? हटा दो? यस सर। अब आइए, 8.9 बेसिकली एमएम का क्वेश्चन नहीं है, वो एनओआई अप्रोच का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टैक्सेस वगैरह नहीं दे रखे। तो उसके आगे आप 8.9 करेंगे, उसके आगे लिख लीजिए एनओआई, हम उसको एनओआई अप्रोच के साथ करेंगे। आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? हमें इनकम टैक्स दे नहीं रखा और हमें केओ दे रखा है, दोनों ही कंपनीज का 12.5, और हमें क्या दे रखा है? हमें ईबीआईटी दे रखा है। ये जो टेबल बनी हुई है, इससे हम सिर्फ रेलेवेंट डाटा उठाएंगे, सारा डाटा नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये टेबल गलत है, हमारे हिसाब से नहीं बनी हुई। हमें इससे जो जो चीजें चाहिए हम वो लेते रहेंगे। ईबीआईटी 1.5 लाख का है। अगर इंटरेस्ट दे रखा है 5% के हिसाब से 20,000, तो एक बात बताइए, डेट कितना रहा होगा? अगर किसी चीज का 5% 20,000 है, तो डेट कितना रहा होगा? बताएगा ये कोई बच्चा मेरे को? अगर किसी चीज का 5% 20,000 है, तो डेट कितना रहा होगा? बताइए सर। एक बात बताओ, मैंने कहा कि इंटरेस्ट 20,000 रुपए है एट द रेट ऑफ 5%, तो किसका 5% है? यही तो बात है, x इंटू 5%, तो इंटू 4 लाख। हाँ 4 लाख। तो ये कैसे निकाला, वो समझ में आ गया आपको? हाँ सर। तो बेसिकली हमने ये 4 लाख ऐसे निकाला। ठीक है बच्चे? दिव्यांश की बात समझ में आई? यस सर। दिव्यांश? श्रेय? आगे सर, आगे सर। ओके, आगे चलते हैं। मैंने लिख भी दिया वैसे। आगे चलते हैं, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, नहीं हमें वो निकालना है। बस हमारे को इतनी इंफॉर्मेशन काफी है हमारे लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, दो फर्म्स हैं, एक है एक्स और वाई। एक्स इज अ लीवर्ड फर्म और वाई इज एन अनलीवर्ड फर्म। एक्स लीवर्ड है और वाई अनलीवर्ड है। तो हमें निकालना क्या क्या? हमें निकालना है दोनों क्वेश्चंस के इक्विटी कैपिटलाइजेशन और वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, चल तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म निकालना दोनों का। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको यहीं पे ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। एक्स जो कि लीवर्ड है और वाई जो कि अनलीवर्ड। अब सबसे पहले हम ये एनओआई अप्रोच से हो रहा है, ये क्वेश्चन एनओआई अप्रोच से हो रहा है। वैल्यू ऑफ फर्म
इज इक्वल टू, लीवर्ड है अनलीवर्ड हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि टैक्सेस ही नहीं है, EBIT तो टैक्स नहीं है तो इसलिए आगे लिखेंगे ही अपॉन KO। हमें वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT कितना है 1.5 लाख और KO कितना है 12.5% तो 0.125 तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 12 लाख, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 12 लाख। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम इससे अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। हमें पता था हमारा फॉर्मूला, अगर नहीं याद आ रहा नेट ऑपरेटिंग इनकम की थ्योरी पे चले जाओ, आप जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो 12 लाख इज इक्वल, अच्छा और बोलते हैं इसको, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन KD प्लस EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन KE। मुझे ये KE चाहिए और सारी वैल्यूज डाल देते हैं। 12 लाख इज इक्वल टू इंटरेस्ट 20,000 डिवाइड बाय 5%, EBIT 1.5 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय KE। ये जब आप करेंगे तो आपका KE आ जाएगा, जल्दी से निकाल के बताइए, KE आ जाएगा हमारा पहले का 16.25%। बच्चों ये बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज कैसे निकाली, ये तो हमने पुरानी अप्रोच ही की है एक तरीके से। सबको समझ में आया? सर KD 5% था ना? हाँ जी KD 5% है ना सर, 5% था। आ गया सर सब। अब ये जल्दी से करेंगे। अब अनलीवर्ड का आप करके दिखाइए मुझे, अनलीवर्ड, और मुझे वैल्यू ऑफ फॉर्म भी बताइए अनलीवर्ड की, और मुझे KE भी बताइए अनलीवर्ड का। सर KE कितना आया इसमें? 16.25%। ठीक है। जल्दी से अनलीवर्ड की करिए। तो बच्चों हो गया सर। अनलीवर्ड की वैल्यू ऑफ फॉर्म सेम ही रहेगी, हमें पता ही है ये थ्योरी में कहती है कि लीवर्ड और अनलीवर्ड की कोई चेंज नहीं होता। तो 12 लाख की वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गई और KE आपका कितना हो गया 12.5%, डेट है ही नहीं। जल्दी से करिए इसको कंप्लीट। हो गया सर। ओके अब आइए 8.11 रीड करना शुरू करिए, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस इस पर हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। 8.11 उसका लिख लीजिए, जो भी डाटा आपके पास है उस डाटा को आप शॉर्ट में लिख लीजिए, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। आइए हमें P और L P और Q दो फॉर्म्स है। P एक लीवर्ड फॉर्म है और Q एक अनलीवर्ड फॉर्म है। P में आपको EBIT तो दोनों का ही 2,25,000 होगा, हमारा पता है कि EBIT दोनों का ही सेम है 2,25,000। जो आपको P है उसका इंटरेस्ट दे रखा है 15% 75,000। तो अगेन हमें डेट निकालना पड़ेगा, तो डेट कैसे निकलेगा देखते हैं। 75,000 है 15% के हिसाब से, तो हमारा डेट कितना हो गया,
5 लाख का डेट हो गया बच्चों, ये बात समझ में आई? ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। ये चीज बताइए समझ में आई क्या? आ गई सर। आ आगे गई। चलते हैं। श्रेया आपको समझ में आ गई? यस सर, यस सर। अब जो आपको ये इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है, ये इन्होंने गलत लिख दिया है। इन्होंने पी के नीचे लिख दिया है, बट ये पी के नीचे नहीं, ये क्यू के नीचे आएगा। के ई कितना दे रखा है हमें? के ई दे रखा है 20%, और टैक्स दोनों के लिए हमारा कितना हो जाएगा? 30%। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है कि कौन सी फर्म की बेटर कैपिटल स्ट्रक्चर होएगा। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होएगी उसका ही कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर होएगा। तो हम दोनों की वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ लीवर्ड एंड वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ अनलीवर्ड। ये हमारा क्वेश्चन एमएम से ही होएगा क्योंकि टैक्सेस है। तो जल्दी से आइए, सबसे पहले हम लीवर्ड फर्म की पहले हम अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू अब आप लोग अब मेरा वेट मत करिए, अब आप लोग मेरा वेट मत करिए प्लीज, अब आप अपना करना शुरू करिए। वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड अनलीवर्ड इज इक्वल टू, वेट मत करिएगा, EBIT into 1 minus T upon KO of unlevered, और हमें पता ही है कि KO of unlevered is equal to KE of unlevered। थोड़ा सा एक अच्छे से तो EBIT कितना है? 2,25,000 into 1 minus 0.3 upon 0.2। तो वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड की आ गई है 787500 यस सर। 500 ठीक है, बिल्कुल सही। अब आइए वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड से लीवर्ड की निकालते हैं। तो यहीं पे निकाल देता हूं, वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ अनलीवर्ड प्लस डी इनटू टी। तो अनलीवर्ड की आप लोगों ने बताई मुझको 787500 प्लस डी हमारे को पता है 5 लाख इनटू टी हमें पता है 0.30। तो बताइए कितनी हो गई है? 1.5 लाख हो गया ना? सेकंड सर। और 7 तो आपकी वैल्यू आ गई 937500। 937500। तो अब आप एक बात बताइए, किसकी वैल्यू ज्यादा है? लीवर्ड फर्म की, तो इसका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, हो गया? समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी दिव्यांश, आ गया। हो गया, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। हटाइए इसको जल्दी से, करिए अगर नहीं हुआ तो। श्रेय लिख लिया आपने? सर सर वैल्यू लीवर्ड की कर रहा हूँ। हाँ जी, ये कर रहा कितना हूँ आया है? VFL ये VFQ कितना आया है? VFL आया 937500। 937500। सर आप उसमें ना प्लस डी इंटू टी कर दो ना, 5 लाख इंटू 30.3। हाँ तो पॉइंट वो 1.5 लाख होता है, हाँ 1.5 लाख प्लस 787500। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया? यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रेय लिख लिया? यस सर, हो गया सर। दिव्यांश आपने लिख लिया? यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और उसके बाद हमारे इस चैप्टर का भी एक सिर्फ एक टॉपिक बचेगा जो हम कल करेंगे। जल्दी से आइए 8.12। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। Companies U and L are identical except that the former is U does not use debt। तो इसका मतलब U कौन सी हो गई? अनलीवर्ड। वो तो पता, मतलब इन्होंने एक तरीके से U को अनलीवर्ड ले लिया और ली को लीवर्ड ले लिया। चलिए कोई नहीं।
while the latter employs 6 लाख का डेट है 15%, तो हम लिख लेते हैं डेट 6 लाख का है और केडी है 15%, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, तो टैक्स तो दोनों के लिए 30% है, तो मैं दोनों ही उसमें लिख रहा हूं, कॉमन लिख रहा हूं। आगे चलते हैं, EBIT 2 lakhs, अगेन कॉमन, EBIT 2 lakhs। आगे चलते हैं, इक्विटी रेट फॉर अनलीवर्ड कंपनी इज 20%, तो KE इज 20%, वो मैंने यहां लिख दिया। आगे अब हमने बोलिए कि दोनों की वैल्यूज निकालो और दोनों की KO निकालो, तो बच्चों मेरे साथ साथ करना है, टाइम नहीं, अब रुकना नहीं है, दोनों की वैल्यूज निकालनी है और दोनों की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, और हमें पता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मतलब KO निकालना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था 8.6 जैसा, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। आइए आप अपना आप शुरू करिए अपने साथ, मेरा टाइम मतलब वेट मत करना। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ लीव, अगर कुछ ना समझ आए तो रोक लेना। अनलीवर्ड फर्म, value of unlevered firm is equal to is equal to EBIT into 1 minus T upon KO of unlevered, और मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा KO of unlevered is equal to KE of unlevered in an unlevered firm। तो हम लिखते हैं this is equal to 2 lakhs into 1 minus 0.3 upon 0.2। Value of unlevered comes out to be 3 लाख 7 lakhs। 7। अब आइए इसी से हम निकालते हैं अपनी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। तो आइए इसी से हम निकालते हैं अपनी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। Value of levered firm is equal to value of unlevered plus D into T, तो 7 lakhs plus 6 lakh का T कितना है 0.3, तो 7 lakhs plus 1,80,000, 880 8,80,000। यहां तक हो गया श्रेय, दिव्यांश जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। बस इसका एक लास्ट हमें केओ निकालना है, दोनों का काम खत्म हो जाएगा हमारा। हटा दूं आंसर? एक सेकंड सर, लीवर्ड पे है सर, एक सेकंड। ओके ओके ओके। हो गया श्रेय? दिव्यांश आपको समझ में आ गया? हो गया सर, हो गया। Yes, sir. दिव्यांश, Yes, sir. निशांत आपको? हो गया सर। अब एक लास्ट चीज करते हैं बस और खत्म करते हैं आज की इसको। अब हमें निकालना है दोनों की केओज। तो हमने अभी भी इससे पहले क्वेश्चन किया था, सेम ही था। तो केओ ऑफ अनलीवर्ड तो सेम ही होगा केई ऑफ अनलीवर्ड से। केओ ऑफ अनलीवर्ड या केओ को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं बच्चों। तो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांगा, दैट इज नथिंग बट केओ, केओ ऑफ अनलीवर्ड। तो हम लिखते हैं
KO of unlevered is equal to KE of unlevered is equal to 20% काम ही खत्म हो गया। हाँ जी। अब आ जाओ KO of unlevered के साथ साथ unlevered भी निकाल देते हैं। अभी लैंड केबल लगाई नहीं, हाँ अभी तक वही लगाया। प्लीज बात ये वो बंद कर लीजिए एक बार। लगा दिया, सीढ़ी है इनसे ले लो। देखिए बच्चों, दिव्यांश उसको एक बार ऑफ कर। हम इसको वैल्यू ऑफ फर्म के फॉर्मूले से निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड इज इक्वल टू EBIT इनटू 1 माइनस T अपॉन KO ऑफ लीवर्ड। हमें वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड पता ही है, अभी हमने निकाला था 8,80,000 था ना। कितनी आई थी लीवर्ड फर्म की वैल्यू? सर 15.9% आएगी। हाँ नहीं वो तो सही है, 8,80,000 थी ना वैल्यू लीवर्ड फर्म की। हाँ जी सर। इनटू इज इक्वल टू 2 लाख इनटू 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय KO। बिल्कुल सही आपने बोली। कितनी आ गई निशान? 15.9%। बिल्कुल सही आपका आंसर आ गया है। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? श्रेय सर एक सेकंड सर, एक करने दो। हाँ एक बार आराम से करो। आ गया सर। आपको आ गया सर। अब इसको जब हो जाए एक बार मेरे को बता देना। मेरे को आपको कल के लिए 1-2 अनाउंसमेंट्स बतानी है। हो गया सर, हो गया। ओके, समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। अब बच्चों एक बात सुन लीजिए, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है MM अप्रोच, इसके अब हमें एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं, जिसके मेरे को आपको 3 क्वेश्चंस कराने हैं। 3 क्वेश्चंस एंड बस, वो भी थोड़े से लंबे होते हैं, टफ नहीं होते, लंबे होते हैं। तो कल भी एक क्लास हमारी 1 आवर से 1.5 आवर तक हो सकती है। उसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और रही बात आपके कोर्स की, तो आपके कोर्स में सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, कैश मैनेजमेंट, जो मैं मंडे ट्यूसडे को करा के खत्म करूंगा। तो कल मैं चाह रहा था कि हम सुबह ही रख के क्लास को वाइंड अप कर दे, क्योंकि दिन में फिर काम वाम आ जाते हैं, आपको भी कुछ, मेरे को भी। तो बताइए आप कल कितने बजे रख सकते हैं सुबह क्लास? सर आफ्टरनून में रख लो सर, अराउंड 1। नहीं वो तो तो 9 ठीक बजे है, रख अगर लो। हम अर्ली मॉर्निंग रख ले 9-10 तो क्या दिक्कत है? हाँ 9 सर बजे रख लो। बताओ दिव्यांश। डन सर, 9 o'clock। हाँ सर ठीक है, 9 बजे है ना? श्रेय आप थोड़ा लेट क्लास के बाद सो जाना। ठीक सर। तो कितने बजे रखे? 9 o'clock? हाँ Yes, सर sir. ठीक है। सर आपको ठीक है। फोन करके उठाना पड़ेगा सर। अरे मैं ये पहले बता रहा हूँ, तू उठेगा नहीं और कल की क्लास मिस हो गई, मैं रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा। बता दो कितने बजे रखनी है। सर मेरे को तो आफ्टरनून ठीक लगता है सर, बाकी अगर आप मॉर्निंग बोलोगे तो आप एडजस्ट कर 10 लेंगे रख सर। लो, इससे लेट मत करो। 10 o'clock कर दो, ठीक है? ठीक सर। ठीक है, Done, sir. तो कल की Done, क्लास done. 10 o'clock। आपका सिर्फ एक होमवर्क है, आपको MM अप्रोच बहुत अच्छे से पढ़नी है और 5 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कर। ठीक है? ठीक है सर। सर फिर लेट, सर बाद में फिर लेट मत करना 10 से, क्योंकि मेरी 12 बजे से नहीं दूसरी नहीं, क्लास कल होती है। मैक्स 10 ही है, अगर कोई चेंज होएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है सर। 10 से 11:30 तक खत्म हो जाएगी। ओके, बाय बाय। बाय।